स्वागत है आप सभी का संकल्प परीक्षा पर। आज की क्लास थर्ड है जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, क्योंकि इससे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं जो कई बार 2 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चंस हो जाते हैं। और आपको हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेट करके क्वेश्चन जो है वो सीटेट में बनाए जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट में जो है वो एकदम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि आपसे पूछ ले कि भाई इसका क्या होगा आंसर एकदम करेक्ट, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो यूज की जाती है सीटेट में। आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो कम मिलेंगे, इसीलिए आपको जो है थियोरी समझना बहुत जरूरी है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। तो सबसे पहले हम आगे जो है थियोरी को समझेंगे और उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, सीटेट में पहले भी आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए करते हैं हम हमारा टॉपिक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी जो होता है ये नेचर होता है यानी कि प्रकृति, और एनवायरनमेंट जो होता है ये नर्चर होता है यानी कि हिंदी में पोषण। और हेरिडिटी जो होता है ये आपका स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, और एनवायरनमेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है, ये बदलता रहता है। हेरिडिटी के बारे में हम जानते हैं कि हेरिडिटी एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी गुणों को आनुवंशिकता कहा जा सकता है। तो हेरिडिटी क्या होता है, जो माता पिता से गुण मिले होते हैं उन्हें हम आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता जो है स्थिर होती है, इसमें क्या 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 आ जाता है, बालों का रंग होता है, आंखों का रंग या प्रकार होता है, कुछ बीमारियां भी होती हैं जो आनुवंशिकता से होती हैं, हेरिडिटी होती हैं। और इसमें जैसे कि टेम्परामेंट जो होता है बच्चे में वो आनुवंशिक होता है, उसका नेचर ज्यादातर आनुवंशिक ही होता है। मानव व्यक्तित्व के विकास को क्या आधार प्रदान करती है, आनुवंशिकता। तो मानव व्यक्तित्व के विकास को आधार कौन प्रदान करता है, आनुवंशिकता। ये आपको जानना चाहिए। साथ में हम ये जान लेते हैं, जहां से कई बार सीटेट में एक क्वेश्चन आया है, लगभग हर साल आया है, तो इसको हम जानते हैं कि युग्मज। युग्मज जो होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं मानव के शरीर में। तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 23 पेयर्स में होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 46 भी आपका सही होगा, और अगर कहीं 23 पेयर्स लिखा मिले तो आपको ये भी सही होगा। तो जब भी पूछेगा आपसे ये ऑप्शन अलग अलग तरह के होंगे, जैसे पूछ लेगा कि 45, 42, 46 या 41 क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो आप 46 पे टिक करेंगे। और जब भी पेयर्स में पूछेगा तो ये अपना अलग ऑप्शन आपको मिलेगा कि 23 पेयर्स जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो 22 पेयर होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, और 23वां जो होता है क्रोमोसोम्स वो अलग होता है, जो कि सेक्स का निर्धारण करता है बच्चे का। जो ये 22 पेयर जो सेम होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो हम उन्हें ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो मदर में जो होता है वो XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और फादर में जो है वो XY पाए जाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि मेल में XY क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि मिलने पे बच्चे का जो है वो सेक्स का निर्धारण होता है। तो मदर से जो X क्रोमोसोम्स होते हैं और फादर से जब X क्रोमोसोम्स मिलता है तो लड़की होती है, और मदर का X क्रोमोसोम्स और फादर का जब Y क्रोमोसोम्स मिलता है तब लड़का होता है। तो ये आपके क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इसी दो से बनेंगे कि कौन कौन से क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं, तो गर्ल होती है या बॉय होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछ सकता है, और दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा आपका वो यहाँ से बनेगा कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 46 होते हैं जो कि 23 पेयर में होते हैं, और 22 पेयर सेम होते हैं, और 23वां अलग होता है जिससे सेक्स का निर्धारण होता है बच्चे का। नेक्स्ट टॉपिक है कि आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस, यानी कि एक रूपी यमज या द्वियुग्मज। तो आइडेंटिकल ट्विंस से मतलब होता है कि जिसमें 1 ओवम हो और बच्चे का सेम सेक्स हो। यहाँ पे जो ट्विंस बच्चे होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो आइडेंटिकल होता है कि दोनों, यानी कि जब जुड़वा बच्चे हो रहे हैं लेकिन लड़की और लड़की ही हो रही है। और फ्रेटर्नल ट्विंस से मतलब होता है कि 2 सेपरेट ओवम होते हैं, जिसमें कि मोस्टली या तो लड़का या लड़की होते हैं, मतलब कि डिफरेंट सेक्स होता है। यहाँ पे आइडेंटिकल ट्विंस में आपको सेम सेक्स यानी जुड़वा बच्चे हो रहे हैं तो ये भी लड़का होगा और ये भी
लड़का होगा या फिर सिर्फ लड़की या लड़की होगी। लेकिन अगर फ्रेटर्नल ट्विंस हम किसे कहते हैं कि जबकि दो सेपरेट ओवम हो और जो सेक्स है बच्चे का वो दोनों अलग हो, यानी कि एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। तो या तो एक बॉय होगा, एक फीमेल गर्ल और एक गर्ल या बॉय, ऐसे आपके ये पेयर जो बनेंगे अलग अलग सेक्स के वो फ्रेटर्नल ट्विंस होंगे। सेम सेक्स होने पे आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एनवायरमेंट को हम समझते हैं कि पर्यावरण जीन्स को छोड़कर वह सब कुछ जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। शिक्षकों को अच्छा मानसिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए ताकि एक बच्चा उन्नति कर सके। यानी कि पर्यावरण जीन्स को छोड़कर वह सब कुछ जो कि व्यक्ति को प्रभावित करता है, उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, वो सभी इन्वायरमेंट में आते हैं। वुडवर्थ के अनुसार, जो वैज्ञानिक वुडवर्थ थे उनके अनुसार, जो भी पर्यावरण और पोषण दोनों ही, यानी प्रकृति और पोषण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण है बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए। आप किसी एक को ज्यादा जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि भाई इस वजह से बच्चे का पोषण नहीं हुआ या ये बच्चा आगे नहीं जा पाया, क्योंकि उसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट हमेशा दोनों का ही होना जरूरी है। तो दोनों ही जिम्मेदार होते हैं किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट और ग्रोथ में। लॉज ऑफ हेरिडिटी है जो कि जॉन ग्रेजर मेंडल ने दी है, आप इसको नोट करिएगा, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन्होंने 3 लॉज ऑफ हेरिडिटी दिया है। जॉन ग्रेजर मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम को प्रतिपादित किए हैं और जॉन ग्रेजर मेंडल को ही हम फादर ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ सकता है कि फादर ऑफ हेरिडिटी हम किसे कहते हैं, तो जॉन ग्रेजर मेंडल को। तो इन्होंने 3 जो नियम दिए हैं वो है लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि पृथक्करण का नियम, प्रभुत्व का नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ये तीनों नियम आप नोट कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि कितने नियम जो है जॉन ग्रेजर मेंडल ने दिए हैं। तो आपको ऑप्शन 3 टिक करना होगा कि 3 नियम इन्होंने दिए हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसका आपको अंदाजा मिल जाएगा और अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो भी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में आएगा तो हमको कैसे क्वेश्चंस करने हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम पहला क्वेश्चन अपना करते हैं कि आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आपको बताना है कि आनुवंशिकता जो है वो किस तरह का सामाजिक संरचना माना जाता है। गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक या गौड़। तो मैंने आपको ऊपर बताया है कि आनुवंशिकता जो होता है वो स्थिर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि आनुवंशिकता हमेशा स्थिर रहेगी, क्योंकि वंशानुक्रम या जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, जो कि स्थिर होता है और वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिल सकती है कि उसको कैसा वातावरण मिल रहा है, उस हिसाब से बच्चा आगे बढ़ेगा। इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का क्या है, गत्यात्मक पहलू। तो गत्यात्मक पहलू क्या होता है, ये होता है वातावरण। वातावरण जो है ये गत्यात्मक होता है और आनुवंशिकता जो है स्थिर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। आपको बताना है कि कौन सा सही क्रम है। ये जो भी क्रम आपको दिया गया है ये गर्भाधान क्रिया के दौरान का है। तो आपको बताना है कि सबसे पहले क्या बनता है गर्भाधान में। तो सबसे पहले अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट या युग्मनज। ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु या युग्मनज। तो मैं बताऊं, सबसे पहले जो इसका सही क्रम है वो ये है कि जिसमें यह जो संबंधित है वो गर्भाधान के क्रिया के दौरान होता है। तो सर्वप्रथम जो है अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से युग्मज का निर्माण होता है और तत्पश्चात जो है ब्लास्टोसिस्ट क्रिया के द्वारा शिशु का निर्माण शुरू हो जाता है। तो जो सबसे पहले होता है वो अंडाणु और शुक्राणु होता है, सेकंड पे युग्मनज होता है और थर्ड पे होता है ब्लास्टोसिस्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता से संबंधित कारक है। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृद्धि, चिंतन पैटर्न, आंखों का रंग या सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर
सब आप एक बार सोच लीजिए कि इसमें कौन सा आपका सही होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आनुवंशिकता जो है उससे क्या क्या रिलेटेड होते हैं। आंखों का रंग होता है, बालों का रंग या उसका प्रकार होता है, आंखों की आकृति होती है, या सभी जो है आनुवंशिकता से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति के शरीर की संरचना से संबंधित होते हैं, जैसे कि शरीर अथवा अंगों की मापन आकृति, या फिर बालों का रंग, बालों की आकृति, बालों का विन्यास, नेत्रों का रंग या त्वचा का रंग भी, यह सब जो है ये आनुवांशिक से रिलेटेड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और सीटेट के लिए आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वंशानुक्रम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, या शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, या जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, या इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो वंशानुक्रम जो है वो बालक का लिंग निर्धारित नहीं करता है। इसमें जो आपका आप सारे ऑप्शन को हमेशा एग्जाम में जब आप सीटेट का एग्जाम दीजिए तो सारे ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार एक ऑप्शन के साथ साथ 2 ऑप्शन सही होते हैं अपनी अलग अलग जगह पे, लेकिन आपको चूज करना होता है कि कौन सा सबसे बेस्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो आपका सबसे बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेगात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो ये आपका ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा है कि गलत कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि वंशानुक्रम जो है वो बालक का लिंग निर्धारित करता है, क्योंकि XX और XY क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। शारीरिक संगठन जो भी होते हैं कि वो कैसे उनकी आंखें हैं या कैसा लंबाई चौड़ाई है, वो भी हमेशा जेनेटिक होता है, हेरिडिटरी होता है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। और यह जुड़वा बालकों को जन्म देने में योगदान देता है, तो कई बार ये भी जेनेटिक होता है, तो ये सही है। लेकिन उसकी रुचि, पसंद नापसंद या मस्तिष्क की संवेगात्मक भावनाएं जो है वो समावेशित नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ये करेक्ट आंसर होगा। जब भी आप सीटेट का एग्जाम दीजिए तो गलत अगर कहीं पूछ रहा है या नहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आप उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत करने की पूरी उम्मीद होती है कि आप गलत नहीं पढ़ेंगे और कोई भी इसमें से एक टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में यहाँ पे सत्य कथन पूछ रहा है। तो विकास के कुछ पहलू जो हैं वो आनुवंशिकता और कुछ अन्य जो है पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर उसको अच्छा पर्यावरण मिल रहा है, उस तरीके से उसको पढ़ाया जा रहा है, उस परिवेश में उसको रखा जा रहा है, तो वो बदल सकता है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे कि किसी भी जन्मजात विकास को दूर कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे विकार होते हैं जो जन्मजात होते हैं जिन्हें पूरी तरीके से सही नहीं किया जा सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सबसे अच्छा कथन यही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो अगर आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लड़की है इसके जो माता पिता हैं वो दोनों ही खिलाड़ी थे और इसे जो है ट्रेंड भी किया जा रहा था, इसलिए बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का संबंध हो। तो इसमें आपको बताना है कि किस
परस्पर प्रतिक्रिया से यह परिणाम बन रहा है। वृद्धि और विकास, स्वस्थ और परीक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, या आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक होगा, क्योंकि आनुवंशिकता इसलिए क्योंकि उसके माता पिता पहले भी दोनों खिलाड़ी थे, लेकिन उसके बाद फिर उसे नित्य प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जो कि उसको वैसा पर्यावरण भी दिया जा रहा था। यहाँ प्रशिक्षण से मतलब इस पर्यावरण का ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समय वयस्किया और पितृक यानी कि जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। सहम रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो आनुवंशिकता और वातावरण जो है वो दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। ये 50-50% नहीं आप कर सकते, क्योंकि ये बराबर होता है, लेकिन कौन कितना है ऐसा बिल्कुल तय नहीं है, गुणात्मक होता है ये। 50-50% आप कभी भी टिक मत करिएगा। तो जो बच्चे के विकास वातावरण और आनुवंशिकता के बीच जो है अंतः क्रिया का परिणाम होती है, इसलिए बच्चों के विकास में जो है दोनों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। इसलिए समय वयस्क और पितृक के सापेक्ष योगात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो जो इसमें ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि योगात्मक लिखा हुआ है, इसीलिए आपको ये हटा देना है, क्योंकि यही आंसर आप टिक करेंगे। योगात्मक नहीं होता है, क्या होता है, गुणात्मक होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है कि गुणात्मक होता है क्या, पर्यावरण और आनुवंशिकता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, या हमारे आसपास का वातावरण। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए आप करेक्ट टिक करेंगे, क्योंकि वंशानुक्रम सूचनाएं जो कि प्रकृति से है और जैविक विशिष्टताएं ये पोषण से है। तो प्रकृति और पोषण आपको यहाँ पे मिलेगा, और भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये थोड़ा बहुत पोषण की बात कर रहा है, लेकिन इसमें प्रकृति नहीं है। हमारे आसपास का वातावरण तो यह पोषण है, लेकिन प्रकृति नहीं है। ये इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रहा है, लेकिन हेरिडिटी के बारे में बात इसमें नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट है कि जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से तात्पर्य है कि जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति पोषण विवाद में जो होता है व्यक्तियों के जन्मजात जो गुण होते हैं या फिर पालन पोषण के समय जो वातावरण का प्रभाव होता है उसी के बारे में विवेचना होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि आरव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आरव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, या स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, या सतत तथा असतत अधिगम, या प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद। तो अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन में भी आपको इससे रिलेटेड टॉपिक कराया है, तो आप अगर इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आरव तर्क देता है कि जो भाषा विकास है वो व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे परिवेश आप ध्यान देंगे, और यहाँ प्रवृत्ति जो है विकास, भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त करने के कारण। तो आपका क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो जो भिन्नता होती है वो हमेशा उनके
प्रत्येक व्यक्ति के माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण होती है, या फिर वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है, या ये जन्मजात विशेषताएं होती हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया है कि जो भिन्नता होती है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के ही कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि वंशानुक्रम से एक बच्चा जो भी अपने जीन से लेके आ रहा है वो हो जाएगा, फिर वातावरण उस पर प्रभाव डालेगा कि वो किस तरह के परिवेश में बड़ा हो रहा है, उसका भी उस पर फर्क पड़ेगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति एक दूसरे से हमेशा भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। तो आज का ये टॉपिक हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके सीटेट में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं आपके लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो भी थियोरी है अब उस पर होने वाली है, तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी सीटेट की तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर सके। क्योंकि आपको इस चैनल पे कोई भी फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, वही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आपका इसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम के समय जो होता है टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपना टाइम बचा के पढ़ना है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो आपका हर एक टॉपिक इस चैनल पे क्लियर करूंगी मैं, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी कराऊंगी, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने में परेशानी ना हो। धन्यवाद।